मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कोर्स दान जाने की तरफ से पहले आपको मैं थोड़ी सी अपडेट देता जाऊँ। और आज मैं बात करना चाहता था EU सेटलमेंट स्कीम के बारे में। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें कि अक्सर लोग समझते हैं कि अगर हम UK के बाहर रह रहे हैं, हमारी डेडलाइन है 30 जून। ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक EU फैमिली मेम्बर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाउस या एक डिपेंडेंट चाइल्ड, या आप हैं एक डिपेंडेंट पेरेंट, या आप आते हैं अंडर सरिंदर सिंह रूल, आप 30 जून के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। कन्फ्यूजन इसलिए आती है कि जब आप जाते हैं .gov की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ 2 कैटेगरीज के परमिट आते हैं, EEA फैमिली परमिट और एक आता है EU सेटलमेंट स्कीम परमिट। अब जो पहला है EEA फैमिली परमिट, वो था 31 दिसंबर 2020 से पहले, जो था 2016 रेगुलेशन से, उसका तल्लक था 2016 रेगुलेशन से। और जो EU सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट है, उसका लिंक है EU सेटलमेंट स्कीम के साथ। इसलिए अगर आप एक डिपेंडेंट स्पाउस हैं और डिपेंडेंट चाइल्ड, आप 30 जून के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई डेडलाइन नहीं है। सो इसका मैं क्लियर कर दूं। लेकिन अगर आप एक EU नेशनल हैं, यहाँ UK में रह रहे हैं, या आप एक नॉन EA नेशनल हैं जो डिपेंडेंट हैं ऑफ अ EU नेशनल, आपकी डेडलाइन इन कंट्री है 30 जून। और इस वीक होम ऑफिस ने ऐलान किया था कि जो रेजिडेंट्स कार्ड हैं वो 30 जून के बाद वैलिड नहीं होंगे। सो इसलिए प्लीज़, अगर आपके पास है रेजिडेंस कार्ड, आप जल्दी से अप्लाई कर लें अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम। सो ये थी एक चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता। नाजरीन, अपडेट्स हमारी चलती रहेंगी, लेकिन मुझे बताया जा रहा है बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव है जी, फरमाइए। जी, मेरा एक सवाल था सर। मेरे पास 5 साल का यूके वाला रेफ्यूजी कार्ड है। तो जब मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने अपना भाई भी दिया हुआ था, तो वो भाई मेरा 16 साल का है, तो वो अभी फ्रांस में है। क्या मैं उसको बुला सकता हूँ इधर यूके में? ठीक है, और कोई सवाल आपका? नहीं, बस एक ही सवाल था। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अनफॉर्चुनेटली आप नहीं बुला सकते, क्योंकि एज ए रेफ्यूजी आप खाली अपने चिल्ड्रन और या अपनी स्पाउस को बुला सकते हैं अगर वो रिलेशनशिप थी बिफोर यू केम टू द UK। जो हैं आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स, अंकल्स, आंट्स, आप उनको नहीं बुला सकते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर जब आपको फॉर एग्जांपल मिल जाता है रेफ्यूजी स्टेटस, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं अंडर अपेंडिक्स FM, अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं या उनके पास कोई ऐसी कोई डिसेबिलिटी है या उनको देखभाल की ज़रूरत है, फिर आप अपेंडिक्स FM पर कर सकते हैं। लेकिन एज अ रेफ्यूजी अभी आप अपने क्लेम के साथ लिंक नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है सर। थैंक यू सो मच। मैं रेगुलर ही आपका प्रोग्राम देखता हूँ। Thank तो you. मेरा एक प्रॉब्लम था, मुझे होम ऑफिस ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है। मैंने पिछले करीबन 5 मंथ पहले ब्रिटिश बेबी के ऊपर एप्लीकेशन डाली थी, ठीक है। जी जी। तो उन्होंने मुझे फिंगरप्रिंट नहीं थे दिए सेम वीक 2 वीक के अंदर ना। तो उन्होंने एक ईमेल किया था कि यहाँ पे आप पिक्चर खींच के भेज दें, आपके हम प्रीवियस फिंगरप्रिंट यूज करेंगे, ठीक है सर। जी जी। तो फिर वो मैंने ओपन किया, लेकिन वो वेबसाइट उनकी काम नहीं दिखा रही। फिर मैंने उनको दोबारा मैसेज किया कि मुझे फिंगरप्रिंट भेजें कि आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही।
उन्होंने फिर कहा कि आप पिक्चर मेल पे भेज दो खींच के। ठीक है। मैंने मेल पे फिर भेज दी। तो फिर कुछ 3 वीक बाद मेरे पोर्टल पे एक ईमेल शो हुई कि आप फिंगरप्रिंट दो जाके। तो वो ईमेल तकरीबन फरवरी की थी, ठीक है। तो लेकिन मैंने जब चेक किया वो मार्च के 25 मार्च के बाद की थी, मेरे उस पे पोर्टल पे शो हुई जाके ना। जी जी। तो फिर मैंने वो जब फिंगरप्रिंट के लिए वहाँ पे फ़ोन किया बुकिंग करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, जो बिल्कुल आपने ठीक है। भेजी है। तो वो आपकी जो फाइल है अंडर प्रोसेस है। तो मैं इसके लिए कंफ्यूज हूँ कि ये क्या, इसका फ्यूचर क्या है, आपने एप्लीकेशन कब समझ नहीं आ सबमिट रहा की मुझे। थी? तकरीबन दिसंबर के शुरू में। एक्सटेंशन थी या फर्स्ट एप्लीकेशन? नहीं, फर्स्ट एप्लीकेशन थी बीटेक ठीक है, पीटी मैं के मैं ऊपर। समझ गया। बहुत शुक्रिया जी जी। आपके कॉल का। देखिए, थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन होती है कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था और दिसंबर तक ये एप्लीकेंट्स को ईमेल कर रहे थे कि आप ना हमें एक पिक्चर भेज दें और हमें आपकी फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये कोरोना वायरस कम होता गया है और वैक्सीन्स लोगों ने लगाई हैं, इन्होंने लोगों को इनवाइट करना भी शुरू कर दिया है कि प्लीज़ आप आ जाएं हमारे सेंटर्स और वहाँ भी फिंगरप्रिंट्स दे दें। कोई क्लाइंट से वो कह रहे हैं कि आप दोनों चीज़ें करें, हमें फ़ोटो भी भेजें और उसके बाद उन्होंने क्लाइंट्स को इनवाइट भी किया है कि आप हमें अपने फिंगरप्रिंट्स दे जाएं। लेकिन अगर आपने फ़ोन किया है उनकी बुकिंग लाइन को और उन्होंने आपको कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके जो फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी ऑन द सिस्टम है, शायद आपने कोई प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिट की होगी होम ऑफिस को पहले और उनको आपकी फ़ोटोग्राफ मिल गई है, फिर आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब जहाँ तक आपका एप्लीकेशन है, आपने दिसंबर में सबमिट किया है, होम ऑफिस की जनरल पॉलिसी है कि 6 मंथ्स लगते हैं डिसीजन आने में। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, आजकल होम ऑफिस 8 माह 9 माह भी ले रही है। अभी मेरा एक एप्लीकेशन था जो हमने सबमिट किया था फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त में, और उसका डिसीजन अभी आया लास्ट वीक। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको आपके फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत है, वो दोबारा आपको ईमेल कर देंगे, आपको वो लेटर भी भेज सकते हैं पोस्ट में। अक्सर क्लाइंट्स को उन्होंने ये भी किया है कि उन्होंने फिंगरप्रिंट्स की जो इनरोलमेंट लेटर है उन्होंने उनको पोस्ट कर दिया है। अगर उनको ज़रूरत होगी वो आपको भेज देंगे। फॉर द मीन टाइम आप जस्ट वेट करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर मैंने भी जुलाई में अप्लाई किया है, तो मेरे फिंगरप्रिंट जो है ना फरवरी में हुए हैं, 8 फरवरी को। लेकिन उसके बाद अभी कोई रिस्पांस नहीं है। मेरी फैमिली के पास रेफ्यूजी स्टेटस है और मैंने रीयूनियन का केस अप्लाई किया था। ठीक है। तो बच्चों की जो उनकी प्राइमरी केयर वो भी मेरे पास है। काउंसिल से भी लेटर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। वो जो फिंगरप्रिंट्स का लेटर था वो आया है आपको फरवरी में, करेक्ट? जी जी, पोस्ट ऑफिस में उन्होंने देने को कहा है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल। तो इसमें कितने % चांस होंगे? क्योंकि मैं ओवर स्टे रहा था ना, तो मेरी फैमिली के पास वीजा है, लेकिन मेरे बच्चों की जो है ना वो प्राइमरी केयर वो मेरे पास है। ठीक है, काउंसिल ने भी लेटर दिए हैं, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। अभी श्योर नहीं। ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी, जहाँ तक पहला सवाल है आपका कि आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं फरवरी में, मोस्ट लाइकली विद इन 1-2 मंथ्स में आपको वो जवाब दे देंगे, क्योंकि अब इसलिए उन्होंने आपको फिंगरप्रिंट्स का रिक्वेस्ट भेजी है कि वो मेरे ख्याल में कंक्लूड कर लेंगे वो एप्लीकेशन को, और इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स दे दें। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि चांसेस क्या हैं, अब मैं आपको 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप एक रिश्तेदार थे रिलेटेड टू योर वाइफ, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई थी पाकिस्तान में आपकी वाइफ आने से पहले, और अभी आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, जो मेरे ख्याल में आप करते हैं, कि आपके बच्चे भी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे। जहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वाइफ ने अपने असाइलम क्लेम में कहा है कि उसकी लाइफ थ्रेट थी आपसे और आपके फैमिली से, फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर डिपेंड करता है आपकी वाइफ का असाइलम क्लेम क्या था, और अगर उसमें आपका कोई जिक्र नहीं किया गया और आप कह रहे हैं कि अभी आपको भी लाइफ थ्रेट है, फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, क्वेश्चन ये है मेरा
जी जी। अगर कि कोई इस कंट्री में लॉफुली एंटर होता है हम्म। और 10 साल से ऊपर का अर्सा हो जाता है जी जी। और वो फिर इलीगल हो जाता है, ओवर स्टेयर हो जाता है, तो क्या उसके लिए भी जो कह रहे थे मेरे ख्याल से लास्ट वीक के कोई टेम्परेरी प्रोटेक्शन स्कीम में वो भी एलिजिबल होंगे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ असाइलम सीकर्स के लिए है? वो सिर्फ ये क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। ठीक, अभी आपका क्या स्टेटस है? अभी ओवर स्टे है सर। ठीक है, ओवर स्टे आप कब से हैं? 12 years nearly। 12 years। ना तकरीबन 2000 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। उसके बाद आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट की है या नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। लास्ट वीक मैंने बात की थी कि होम ऑफिस साइलम स्कीम को चेंज करना चाहती है और उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया है कि हम जो इलीगल लोग हैं जो एंटर करते हैं या बाद में इलीगल हो जाते हैं, हम उनको टेम्परेरी प्रोटेक्शन देंगे जो है एक 2.5 साल का वीज़ा। अब ये लॉ नहीं बना अभी, और उन लोगों को देंगे अगर ये लॉ बन भी जाता है, अगर वो असाइलम क्लेम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन योर केस आपको यहाँ 10 साल हो गए हैं, अब आपको ये ऑटोमेटिकली नहीं देंगे टेम्परेरी प्रोटेक्शन। उस सूरत हाल में आपको देंगे अगर आप असाइलम क्लेम करते हैं, आपका क्लेम सक्सेसफुल होता है, आप और एक ओवरस्टेयर थे, फिर इस प्रपोजल के तहत आपको वो ग्रांट करेंगे टेम्परेरी प्रोटेक्शन, जो हर 2.5 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा। अब यहाँ आपने मुझे बताया कि आपको 6 साल हो गए ओवरस्टेयर। अब आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर आपकी लाइफ को थ्रेट है, आप फौरी तौर पर असाइलम क्लेम कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके ह्यूमन राइट्स यहाँ बनते हैं क्योंकि आपके 10-12 साल हो गए हैं, आप एक ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 99% वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। सो उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता। और अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई रिलेशनशिप है यहाँ यूके में, उस बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर को मिल लें और वो आपको एडवाइस कर सकता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगी। क्योंकि अभी आप वेट करेंगे, ये नए प्रपोजल्स आने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, इससे आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। और अगर आपको वो फॉर एग्जांपल कैच कर लेते हैं काम करते हुए या कहीं भी, आपको वो डिटेन भी कर सकते हैं और आपको रिमूव भी। तो इसलिए प्लीज़ एक सिस्टर को फौरी तौर से मिल लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामना सर, अदीब गेल कार्या न्यूपोर्ट। हाँ जी, वीज़ा मिल गया? सर नहीं, हाले तक वेट ही कर रहे हैं। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨੇ ਲਿਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ BRB ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਨ ਬੇਗਮ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡੋ ਫਿਲਹਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਅਗਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਵੀਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਜਵਾਬ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब कि ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले आपको अपना मैं ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करता हूँ कि अगर आप अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की और आपकी लाइन नहीं मिल रही, परेशान ना हो। आज शाम को इस प्रोग्राम को हम अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। आपने खाली क्या करना है, यूट्यूब पर जाएं,
सर्च में डालें मेरा नाम कामरान एजाज और वहाँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो भी मज़ीद अपडेट्स मैं लगाता रहूँगा वहाँ आप देख सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाजरीन, वेलकम बैक। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी थोड़ी सी गुड न्यूज़ कि जो फास्ट ट्रैक सर्विस है कि जो आपको डिसीजन मिलती है विदिन 24 आवर्स, वो होम ऑफिस ने दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी है। इस वीक से आप अब जब भी आप अप्लाई करते हैं FLR FP, FLR O, FLR HRO, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको विदिन 24 आवर्स में डिसीजन दी जाए। सो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी डिसीजन मिल जाए, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। होम ऑफिस आपसे कुछ 800 पाउंड्स एक्स्ट्रा लेती है इस सर्विस के लिए। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा एक सवाल है या दो सवाल थे। एक का तो मुझे फ्राइडे को थर्सडे को जवाब मिल गया था और एक का शायद मैं उनको समझा नहीं सका, वो समझे नहीं मेरा सवाल ना। चलो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। जी 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 इंशाल्लाह। मेरा सवाल ये था कि अगर पेरेंट में से एक पेरेंट जो है वो ब्रिटिश हो, फर्ज करे फादर इज ब्रिटिश एंड उसका बेबी जो है आउटसाइड UK पैदा होता है, तो उस बेबी के लिए वो उसी टाइम वहां से अप्लाई कर सकता है पासपोर्ट के लिए, या उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, या उसका क्या तरीकाकार होता है? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि वाइफ जो है अगर वो स्पाउस वीजे पे अप्लाई नहीं कर सकते, या जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है उसकी फाइनेंस रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते, तो क्या मदर के पास कोई दूसरा वे है बेबी के बिहाफ पे या पेरेंट्स रूट पे या कोई फैमिली रूट पे, उस पे वो अप्लाई कर सकती है वहां से? ठीक है, ये मेरा सवाल था भाई। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर फादर के पास ब्रिटिश नेशनलिटी थी जब बच्चा पैदा होता है, दैट चाइल्ड इज़ ब्रिटिश बाय डिसेंट, और आप फौरी तौर पर बच्चे के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर वाइफ फॉर एग्जांपल इंग्लिश टेस्ट नहीं पास कर सकती या आप इनकम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते, आपकी वाइफ अप्लाई कर सकती हैं एज अ स्पाउस या एज अ पार्टनर, और वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वाइफ को वीज़ा दिया जाए अंडर टेकिंग इनटू अकाउंट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश चाइल्ड। क्यों आप ये ज़रूर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि जी अगर आप मेरी वाइफ को वीज़ा नहीं देंगे, जो मेरा ब्रिटिश बच्चा है वो मेरे साथ यहाँ UK में नहीं रह सकता, क्योंकि जो उसकी देखभाल है वो मेरी वाइफ करती हैं और अकेला होके UK में मैं नहीं कर सकूँगा, इसलिए ये आप ज़रूर कर सकते हैं। अब मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम होम ऑफिस वीज़ा ग्रांट कर देती हैं अंडर द 10 ईयर रूट, लेकिन कभी कभी होता है वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ भी कर देते हैं और ये मैटर जाता है अपील पर और वहाँ जाके जज ग्रांट कर देता है। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर एक ब्रिटिश चाइल्ड इन्वॉल्व है इसमें और आप इनकम रिक्वायरमेंट या आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते, फिर आपके पास यही ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। भाईजान, मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी ओवर 80 हूँ। जी जी। 2 साल पहले मेरी वाइफ स्पोज वीजे पर यहाँ आई है। ठीक है। तो उस पर लिखा हुआ था कि नो पब्लिक फंड, 2 साल का वीजा फिलहाल। ठीक है। तो क्या उसके लिए मैं कोई बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ? पहले जो मुझे पेंशन क्रेडिट मिलता था वो भी उन्होंने अदा कर दिया कि आपके साथ वाइफ रह रही है, 2 साल हो गए। जी ठीक है। उसका कोई क्लेम कर सकता हूँ मैं अपने साथ? जब आपने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर किया था 2 साल पहले, आपने कौन सी बेस पर किया था? 18,600 या पेंशन? बिल्कुल
जी 2 साल तो हो गए उसको यहाँ आए हुए। नहीं, वो तो मैं समझ गया। इनकम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपने क्या दिखाया था? पेंशन या आपको पास कोई सैलरी थी? क्या दिखाया था आपने? मैं पेंशन पर हूँ। पेंशन पर। अभी वो पेंशन अभी जारी है या उन्होंने बंद कर दी है? अभी पेंशन जारी है मेरी। ठीक हो गया, मैं समझ गया। ओवर 80 हो गया हूँ ना, पेंशन जारी है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप चाहते हैं वाइफ के लिए बेनिफिट्स के लिए उसको भी बेनिफिट्स मिलें, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर चेंज ऑफ कंडीशंस। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि आपकी वाइफ को वो स्विच कर देंगे टू द 10 ईयर रूट। सो आपकी वाइफ को इंडेफिनिट मिलेगा 10 साल बाद। अगर आप समझते हैं कि आपको बेनिफिट्स की ज़रूरत है और उसके बगैर आप अपना ख़र्चा नहीं उठा सकते, फिर आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर चेंज ऑफ कंडीशंस। और आपके फाइनेंशियल पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए होम ऑफिस फिर फैसला करेगी अगर वो समझते हैं कि आपको और आपकी वाइफ को बेनिफिट्स दिए जाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी वाइफ को फ्रॉम द 5 ईयर रूट स्विच किया जाएगा टू द 10 ईयर रूट। सो ये आपने तय करना है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कामरान साहब बात कर रहे हैं। जी मैंने बात कर आपसे रहे हैं। एक क्वेश्चन करना था अपनी नेशनैलिटी के बारे में। जी मेरे पास 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2011 में मुझे मिली थी इंडेफिनेट, तो मैं अभी ड्यू था जनवरी में। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है, मेरे पास 6 पेनल्टी पॉइंट्स हैं एक तो, और एक मेरा कोर्ट का डिसीजन है 2019 में। मुझे उन्होंने 10 दिन के लिए डिस्क्वालीफाई किया था 2019 में। और जो मेरे 6 पॉइंट्स हैं वो जाने हैं अक्टूबर में 2021 में, और मेरे अनदर जो है ना 3 पॉइंट वो जाएंगे 2022 में जनवरी में। तो आप मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ विद इन दिस टाइम में, अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो? 2021 में और 2022 में, और 6 पेनल्टी पॉइंट्स, और उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद मेरे पास वो डिस्क्वालिफिकेशन है 2009 में 10 डेज की, जो एक्सपायर हो गई थी 10 डेज में, 10 दिन में। डिस्क्वालिफिकेशन उन्होंने आपको क्यों दी थी? वो एक्चुअली फाइन किया था, साथ उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन दी थी मुझे स्पीडिंग पे ही। अच्छा। लेकिन वो उन्होंने कहा था कि हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं 10 डेज के लिए, रादर देन टू आपको लेंथी बैन किया जाए या अनदर पेनल्टी पॉइंट्स दिए जाए। ठीक है, और वो कब इशू किया गया था? वो 2019 में, अप्रैल 16 था। अप्रैल 16 से 25 ऑफ अप्रैल, 10 दिन का वो जो है ना पीरियड था बस। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके। मैं आपको सुनता हूँ अभी ना टेली पे बंद कर। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब जहाँ तक पेनल्टी पॉइंट्स हैं, अगर आप डिक्लेयर कर दें इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ी सी इशू ये आ रही है कि आपके हैं 19, 20 में भी और 3 है आपके। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वो कह सकते हैं कि यू नॉट अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, आपने बार बार ये ऑफेंस कमिट किया है। तो इसमें शायद आपको वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट एडवाइस ये होगी कि अगर आप कोई सॉलिसिटर से मिल लें, वो फिर आपको डिटेल में डिस्कस कर सकता है कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा, कि आप 1 साल वेट कर लें या आप फौरी तौर पर अप्लाई करें। माई एडवाइस फॉर यू वुड बी सी ए सॉलिसिटर, एंड वो फिर आपको बता सकता है कि व्हाट यू शुड डू। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, मेरा एक सवाल है जी कि मेरे हस्बैंड का 1-2 फरवरी में वीज़ा लगा था, BRP ये जो कार्ड है वो अभी तक नहीं आया। तो उनको मेल की थी होम ऑफिस में, तो वो कहते हैं कि हमने भेज दिया, कार्ड डिलीवरी कर दी है, मगर अभी तक नहीं पहुंचा। तो हम क्या करें, वेट करें या दोबारा कार्ड अप्लाई करें? हमें क्या करना चाहिए? नहीं, अगर उन्होंने आपको कहा है कि हमने भेज दिया है, जाहिर सी बात है उन्होंने आपको एक एड्रेस भी दिया होगा, डेट भी दी होगी, कौन सा कोरियर सर्विस भी थी कंपनी, वो भी दिया होगा। कुछ नहीं दिया उन्होंने ये नहीं दिया हमें, ट्रैकिंग नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया। तो अभी तक हम वेट करें, कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा हमने डिलीवरी कर दी, भेज दिया, मगर नहीं हमें मिला। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। यहाँ एक दफ़ा और उनको आप मैसेज कर दें दोबारा कि जी आपने हमें ये जवाब दिया था,
आपने हमें कोई ट्रैकिंग नहीं दी, हमें वो कार्ड नहीं मिला, प्लीज़ हमें ट्रैकिंग दें और हमें बताएं कि किस दिन ये डिलीवर हुआ था। अगर उसके बाद भी आपको सही तरह वो जवाब नहीं देते, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो देते हैं ट्रैकिंग नंबर और वो कोई और घर में डिलीवर हो गया था, फिर आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप एक नए कार्ड के लिए अप्लाई कर लें। वो उससे ये फ़ायदा होगा, आपको विदिन 2-3 मंथ्स में नया कार्ड आ जाएगा, बल्कि बजाय आप वेट करते रहेंगे और कुछ नहीं हो रहा इस तरह जैसे आप वेट कर रहे हैं। सो एक दफ़ा और उनको मैसेज कर दें। अगर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आता या कोई क्लैरिटी नहीं आती, दैन पोटेंशली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी कि आप नए कार्ड के लिए अप्लाई कर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान साहब, दो सवाल पुछो जी। एक तो वो ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਨਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। जी जी ठीक है, मैं समझ गया। क्योंकि होम हाउस ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਪੀਲ ਆਫ ਰਾਈਟ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया। जी जी। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਟਿਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਈਮੇਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਈਮੇਲਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂ। ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਉਹ बढ़ते हैं साढ़े अगले कॉल तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, एक्चुअली मैंने आपसे ये पूछना था कि मुझे यहाँ पर EU सेटलमेंट के तहत मुझे 5 इयर्स का वीज़ा मिला है। जी जी। और जो मेरा हस्बैंड है वो फिनलैंड से, ही इज फिनिश सिटीजन बेसिकली। तो मेरा छोटा ब्रदर है यहाँ पर, उसने पहले मेरे केस से पहले, बिकॉज मुझे उन्होंने ग्रांट किया है, इसी मंथ में दिया है मुझे 5 इयर्स का वीज़ा EU सेटलमेंट का, और मेरे हस्बैंड को दिया है उन्होंने जनवरी में। बट मुझे पूछना है कि मेरा जो ब्रदर है उसका मैं अपनी बेस पर उसका केस कर सकती हूँ ये EU सेटलमेंट स्कीम के तहत? ठीक है, और कोई सवाल आपका? और बेसिकली मेरे भाई ने, जो छोटा ब्रदर है मेरा, ही इज 20 इयर्स ओल्ड, और उसने इससे पहले असाइलम यहाँ पर किया था, लेकिन अभी उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है असाइलम का। तो मुझे यही मालूम करना था कि अगर हम असाइलम को ख़त्म करके और मेरी बेस पर जो 30 जून से पहले जो उन्होंने स्कीम की दी हुई है, क्या उसकी बेस पर इसका वीज़ा हम कर सकते हैं, या इसमें इसको कोई इशू आएगा? बिकॉज इसका असाइलम की एप्लीकेशन तो जा चुकी है और इसका छोटा इंटरव्यू होता है वो भी हो चुका है। जी जी, मैं देता बट इसका मेन इंटरव्यू नहीं अभी हुआ है, तो क्या हम उसको स्विच कर सकते हैं इसके साथ? और इसका जो असाइलम हुआ था वो मेरी बड़ी सिस्टर का असाइलम यहाँ पर ग्रांट हुआ था, उसके पास इंडेफिनिट है, तो उसकी बेस पे हमने इसका असाइलम डाला था। ठीक है। बट हमने कुछ लोगों से डिस्कस किया एंड दे सेड के द केस नॉट गोना, ही नॉट गोना विन द केस, यू नॉट गोना गेट द स्टेटस हियर, सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग, इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट फॉर दैट। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर आपका भाई अप्लाई कर सकता है एज ए डिपेंडेंट ऑफ योर हस्बैंड या एज ए योर डिपेंडेंट, वो अब नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि डेडलाइन थी एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर 31 दिसंबर 2020, क्योंकि वो गुजर चुकी है।
अब आप नहीं अप्लाई कर सकते। बेस्ट ऑप्शन यही होगी आपके भाई के लिए कि जो उसका असाइलम क्लेम है उसको वो परस्यू करे। अगर मेन इंटरव्यू भी आ रहा है उसका आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, वो पेश करें एट द इंटरव्यू और फिर वेट करें फैसले का। अगर वो रिफ्यूज़ हो जाता है, अपील पर जाके भी आप पेशी कर सकती हैं कि ये हुआ था हमारी सिस्टर के साथ, उसको आपने ग्रांट कर दिया और जो हमारे भाई के जो सर्कमस्टांस हैं वो बिल्कुल सेम है। एंड हो सकता है कि जज उसको एक्सेप्ट कर दे और उसको ग्रांट कर दे। अगेन फॉर सक्सेसफुल असाइलम क्लेम आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए जो क्लियरली डेमोस्ट्रेट करती है आपकी जान को ख़तरा है। सो माई एडवाइस फॉर यू विल बी इज़ के आपका भाई वो असाइलम क्लेम को परस्यू करे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। अगेन जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं माई ऑफिस, आप मुझे मिल सकते हैं। नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाजरीन, वेलकम बैक और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मिसेस अहमद बात कर रही हूँ आयरलैंड से। जी जी। मुझे आपसे 2 क्वेश्चन करने थे। एक तो ये कि मैं यूके सिटीज़न हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड और हमारे 3 डिपेंडेंट हैं जिनमें एक हमारे वालिद साहब हैं और 2 अंडर 18 हैं। कोविड की वजह से मुझे वापस आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है और मैं वापस आना चाहती हूँ और मैं अपने डिपेंडेंट लेके आना चाह रही हूँ। तो मैं ये मालूम करना चाह रही थी कि उनके पास 5 साल के इनके पास रेजिडेंस कार्ड्स हैं, उनके पास अभी पासपोर्ट नहीं है आयरलैंड का। तो आया कि मैं इनको भी लेके आ सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि ब्रेग्जिट हो चुका हुआ है, लेकिन आया कि ये आयरिश जो जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। तो अगर मैं लेके आ सकती हूँ तो मैं किस तरह उनको वापस लेके आ सकती हूँ? आपके पास कौन सी नेशनलिटी है? ब्रिटिश? जी ब्रिटिश। मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। हमारे 2 बच्चे हैं, उनके पास भी ब्रिटिश नेशनलिटी है, लेकिन हमारे 3 डिपेंडेंट है जिनमें 2 अंडर 18 बच्चे हैं और एक वालिद साहब है जो ओवर 65 है। ठीक हो गया। और जो आपके जो बच्चे हैं वो भी कहाँ मौजूद है? आयरलैंड में? जी, सब आयरलैंड में है। जी, सब आयरलैंड में है। ठीक है। और आयरलैंड ठीक है। और दूसरा सवाल आपका क्या है? जी, दूसरा सवाल अगर मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर मैं लेके आ सकती तो उनको उसका प्रोसेस क्या होगा उनको वापस लेके आने के लिए? और उनका जो कार्ड है वो आके यूके में तब्दील हो जाएगा, उनका 5 ईयर का कन्वर्ट हो जाएगा वीज़ा उनका, जो उनका रेजिडेंस कार्ड है वो 5 ईयर्स वीज़ा पे चला जाएगा। और अगर चला जाएगा तो वो उनको 6 साल के बाद उनको नेशनलिटी मिलेगी। 5 साल के रूट पे कि उनको 10 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। यहाँ मेरी सिस्टर आप अप्लाई कर सकती हैं अंडर द सरिंदर सिंह रूट। आपके जो हस्बैंड हैं और जो आपके पेरेंट फादर और जो आपके बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर द सरिंदर सिंह रूट फॉर योर फादर। सॉरी, आपके फादर के लिए सरिंदर सिंह रूट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करना होगा फॉर ए सरिंदर सिंह फैमिली परमिट, EU सेटलमेंट स्कीम परमिट। सरिंदर सिंह EU सेटलमेंट स्कीम परमिट वो अप्लाई करेंगे फ्रॉम आयरलैंड और अपने फिंगरप्रिंट्स दे देंगे और उसके बाद उनका डिसीजन आएगा विद इन 2 to 3 months। और मुझे पूरी उम्मीद है वो ग्रांट कर देंगे, क्योंकि अगर आयरिश अथॉरिटीज़ ने एक्सेप्ट किया है कि वो आपके डिपेंडेंट हैं, सो मोस्ट लाइकली UK अथॉरिटीज़ भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो आपके डिपेंडेंट है। और आपके पास मज़ीद प्रूफ भी होगा जो आप लगा सकती हैं उनके एप्लीकेशन के साथ एज एविडेंस कि वो आपके डिपेंडेंट हैं। अब जहाँ तक बात है फॉर योर चिल्ड्रन और आपके क्या नाम है हस्बैंड, उसका भी आपने अप्लाई करना होगा, क्योंकि आप एक ब्रिटिश नेशनल हैं। फिर उनका भी आपने अप्लाई करना होगा फॉर ए सरिंदर सिंह फैमिली परमिट, और जैसे वो ग्रांट हो जाए फिर वो एंटर कर सकते हैं इन द UK। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है
कि एज अ फैमिली यू कैन नॉट एंटर फ्रॉम आयरलैंड स्ट्रेट इनटू द यूके, क्योंकि आप जो EU रेगुलेशंस हैं जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 10, उसके तहत आप एंटर नहीं कर सकते क्योंकि वो अब ख़त्म हो गए। सो इसलिए आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको अप्लाई करना होगा फॉर ए EU सेटलमेंट स्कीम सरेंडर सिंह परमिट, और जैसे वो ग्रांट हो जाए वो फिर एंटर हो सकते हैं इनटू द UK। उनको ग्रांट किया जाएगा ए 6 मंथ परमिट, और 3 माह के अंदर जब वो एंटर होते हैं उन्होंने अप्लाई करना होगा अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम फॉर प्री सेटल स्टेटस, जो उनको ग्रांट किया जाएगा फॉर 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद वो अप्लाई कर सकेंगे फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो भाई साहब जी, हमारा ना पीछे पासवर्ड गुम हो गया था जी जी, तो मैंने नया बना लिया है, तो उसके साथ ना OCI जुड़ा हुआ है, तो पासवर्ड बनने के बाद फिर इंडियन एम्बेसी से भी रास्ता करना होगा कि यहाँ रहने देंगे? ठीक है, और कोई सवाल आपका? बस यही था जी। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बेस्ट चीज़ होगी अगर आप इंडियन हाई कमीशन के पास जाके ये पूछ लें ये सवाल, वो आपको बता सकें, क्योंकि ज़्यादातर हम यहाँ डील करते हैं UK इमिग्रेशन, और इसका मैं आपको सही तरह जवाब नहीं दे सकता। लेकिन बेस्ट एडवाइस ये होगी कि आप उनके पास जाके मिल लें और उनको एक्सप्लेन कर दें कि जी मेरा नया पासपोर्ट है, अगर मुझे नया OCR कार्ड की ज़रूरत होगी कि इस पासपोर्ट को लिंक करने में, वो फिर आपको बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है उमर सालिक, मैं बात कर रहा हूँ फॉलकर्क स्कॉटलैंड से। जी उमर भाई। मेरे आपसे 2 सवाल हैं अपने वाइफ के वीज़े को लेकर। पहला ये है कि मैंने दिसंबर में ILR अप्लाई किया था आफ्टर 5 इयर्स स्पाउस वीज़े के बाद। ठीक है, तो उसमें कितनी देर लग रही है उनको, और हमें कब चेज अप करना चाहिए उनको? कब अप्लाई किया था आपने? दूसरा सवाल मेरा ये है कि रिसेंटली मैंने एड्रेस चेंज किया है, लेकिन जब हमने अप्लाई किया था तब मैं अपने पेरेंट्स के घर में था और वो अभी भी है, तो क्या हमें होम ऑफिस को एड्रेस चेंज कर बताना चाहिए या बस हमें जस्ट वेट करना चाहिए उनके आंसर का? ठीक है, आपने अप्लाई कब किया था? दिसंबर के स्टार्ट में लास्ट ईयर। ठीक हो गया, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने दिसंबर में अप्लाई किया था, होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कि विदिन 6 मंथ्स में आपके डिसीजन को वो डिसाइड करते हैं। सो अभी 3 माह हुए, उनको कम से कम 3 माह और दे दें। अगर उसके बाद जवाब नहीं आता फिर आप उनको चेसअप कर सकते हैं विद अ फॉलो अप लेटर और ईमेल। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपने एड्रेस अब चेंज कर दिया है, बेस्ट चीज़ होगी कि फौरी तौर पर आप उनको लिख के लेटर भेज दें या ईमेल कर दें कि आपका एड्रेस अब चेंज हो गया है। और इसकी वजह ये है कि अगर आपका बायोमेट्रिक कार्ड वो भेज देते हैं टू योर ओल्ड एड्रेस, फिर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए बेस्ट चीज़ यही होगी फौरी तौर पर उनको बता दें कि हमने अपना एड्रेस अब चेंज कर दिया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, 1-2 सवाल मेरे रह गए थे। वो ये है कि मेरे बच्चे के पास रेफ्यूजी स्टेटस है, लेकिन वो 7 साल से कम है, वो क्वालिफाइड चाइल्ड हैं या नहीं? और दूसरा ये कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले मेरी वाइफ ने मेरा जिक्र किया था, लेकिन जो मेरी फैमिली थी और मेरी वाइफ की, वो हमारी शादी से दोनों यानी कि राजी नहीं थे, वो दोनों खिलाफ थे। तो ये 2 सवाल। आपने सोलिसिटर इस्तेमाल किया था ये रेफ्यूजी क्लेम के लिए, खुद ही किया? नहीं, उन्होंने क्वेश्चन किया था। नहीं, आपने एप्लीकेशन सबमिट की है ये रेफ्यूजी रीयूनियन के लिए? जी, आपने खुद किया है या आपने एक सोलिसिटर को इस्तेमाल किया? तो ये पूछना था कितने साल का वीजा देंगे और कितने % चांस होंगे? बस सॉरी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि ये जो आपने रीयूनियन का एप्लीकेशन सबमिट किया है, ये आपने पेरेंट्स रूट पे की है? पेरेंट्स रूट पे। बिजनेस, कौन से बिजनेस रूट के ऊपर? नहीं, पेरेंट्स रूट। पेरेंट रूट के ऊपर किया है? जी, ह्यूमन राइट्स की। और आपको आपकी वाइफ को मिला हुआ है क्या नाम है, रेफ्यूजी स्टेटस, और आपने अपेंडिक्स FM पर एप्लीकेशन सबमिट की है? जी, FM पे, FLR FM पे। ठीक हो गया। जी, ठीक है। और आपने सोलिसिटर को इस्तेमाल किया था या आपने खुद किया है? नहीं, सोलिसिटर को इस्तेमाल किया। और आपके सोलिसिटर ने जब एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, जाहिर सी बात है उसने चेक किया होगा, असेस किया होगा इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, उसने क्या कहा था आपको? उसने तो कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मिल जाएगा ये 100%, क्योंकि वो तो कहता था कि आपको 5 ईयर रूट पे देंगे वीजा।
आपके पास वैलिड लीव थी? नहीं, मैं ओवरस्टेयर था ना। फिर आपको 5 ईयर रूल पर कैसे दे सकते हैं अगर आप ओवरस्टेयर हैं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अगर आपका जो बच्चा 5 साल का है और अभी उसको 7 साल नहीं हुए, ही इज़ नॉट अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। फिर भी अगर वो आपकी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है क्योंकि उसके 7 साल यहाँ यूके में नहीं हुए। अब अगेन आपने अप्लाई किया है एज अ पार्टनर ऑफ समवन विद रेफ्यूजी स्टेटस। अगर आपके पास प्रूफ है, आप इकट्ठे रह रहे हैं फॉर एग्जांपल फॉर द लास्ट 2 years, अगर आप अनमैरिड हैं या अगर आप मैरिड हैं, आपके पास प्रूफ है, आप रह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अगेन डिपेंड करता है कि आपकी वाइफ ने अपनी रेफ्यूजी क्लेम में क्या कहा था। अगर उसने कहा था कि मेरे हस्बैंड से ख़तरा है और उस बेस पर उन्होंने ग्रांट कर दिया है, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी वाइफ को और आपको भी। लेकिन अगर उसने कहा है कि नहीं, मेरी अपनी फैमिली से ख़तरा था क्योंकि हमने एक लव मैरिज की थी, फिर तो आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं 100% आपको ये नहीं बता सकता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, क्योंकि आपकी वाइफ का असाइलम क्लेम मेरे सामने नहीं है। जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है वो मैंने अभी नहीं देखी, तो 100% मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपने सॉलिसिटर को कंसल्ट किया और उसने आपको कहा है कि ये बिल्कुल सही है, आप ये कदम उठाएं, फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अगर आप ओवरस्टेयर हैं फिर आपको 5 ईयर रूट पर ग्रांट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 5 ईयर रूट पर चाहते हैं आपको वीज़ा मिले, फिर आपके पास वैलिड लीव होनी चाहिए अंडर अपेंडिक्स FM। इट्स अ की रिक्वायरमेंट अंडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ग्लासगो से बात कर रही हूँ। मुझे 3 सवाल हैं। जी जी। पहला सवाल मेरा ये है कि हमें जो है 2022 में 9 अगस्त को पूरे 5 साल हो जाएंगे ना, तो इंडेफिनेट के लिए हमें अप्लाई करना होगा। तो मेरी बेटी यहाँ पर जब आई थी तो वो 4th ईयर में, मतलब कि 4th में जो है ना उसका यहाँ एडमिशन हुआ था, सेकेंडरी में ना। ठीक है। तो क्या उसको यूके लाइफ का टेस्ट देना पड़ेगा? उसकी एज कितनी है? अभी माशाल्लाह वो 21 की हो गई है। जी, उसको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। जब वो आई थी तो जब वो जो है वो 14 साल की थी, चाहे वो चाइल्ड थी, अब वो ओवर 18 है। जब वो अप्लाई करेगी उनको पास करना होगा लाइफ इन द यूके और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। वो मुझे उम्मीद है वो बड़ी आसानी के साथ पास कर लेगी। अगर वो यहाँ स्कूल गई है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पास करने में। अभी तो वो कॉलेज में पढ़ रही है माशाल्लाह से, बिजनेस। जी जी। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं यहाँ पर कॉलेज पढ़ रही हूँ, ईश्वर क्लासेस लेती हूँ, और क्या मुझे यूके लाइफ टेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए कि मैं डिसेबल हूँ, मेरी अथराइटिस है मेरे जिस्म के अंदर पूरे ना, और थोड़ा साइकोलॉजी भी प्रॉब्लम है मेरे को ना। आपकी एज कितनी है? मेरी 55 हो जाएगी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि आपकी जो बेटी हैं वो जब यूके एंटर हुई थी वो एक बच्ची थी, अब वो ओवर 18 हो गई है, अगर उसको पास करना होगा इंग्लिश टेस्ट या नहीं? जी बिल्कुल, उसको पास करना होगा इंग्लिश टेस्ट एंड लाइफ इन द यूके टेस्ट। जहाँ तक आपकी बात है, आपको भी पास करना होगा क्योंकि आपकी एज है 65 से कम। लेकिन अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, आपने बताया मुझे आपके पास अथराइटिस है, वो तो एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, लेकिन अगर उस वजह से आप पास नहीं कर सकती ये टेस्ट, या आपने मुझे बताया कि आपके पास एक सम साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, अगर उस वजह से आप ये टेस्ट नहीं पास कर सकती, फिर आप एग्जामिशन के लिए अप्लाई कर सकती है। बेस्ट चीज़ होगी कि आपको इस लिस्टर से कंसल्ट कर लें, वो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे जस्ट 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन है। मेरी वाइफ की फर्स्ट एक्सटेंशन हो रही है,
वो मिसेस वीज़ा के ऊपर आई हुई हैं। तो जस्ट आप मुझे उनके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। और सेकेंडली ये है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, और क्या मुझे सिर्फ पिछले 1 साल का HMRC से अकाउंट चाहिए होगा स्टेटमेंट, या ज़्यादा चाहिए होगी? और तीसरा मेरा ये है कि क्योंकि पूरा 1 साल कोरोना की वजह से वो प्लांट के ऊपर ही रह रहे हैं, जो भी बेनिफिट के ऊपर रह रहे हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट तो एक्सटेंशन के ऊपर नहीं होगा? और जस्ट वन मोर फाइनल, कि क्या होम ऑफिस ने इनकी जो इनकम के ऊपर अफेक्ट हुआ है कोरोना की वजह से, क्या उस इनकम पे कोई एग्जाम्पशन या कुछ उन्होंने रिड्यूस की है, या वो हमें 18,600 ही शो करनी पड़ेगी? ठीक है, सॉरी टाइम कम है, इस वजह से मुझे बताया जाए कि जल्दी से मुझे जवाब देने होंगे। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे एप्लीकेशन के साथ जब आप अप्लाई करती हैं वाइफ की एक्सटेंशन के लिए, मेनली के प्रूफ आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं या जेन्युइन सब्सिट्यूटिव रिलेशनशिप। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, इट डिपेंड्स जब आपकी वाइफ की एक्सटेंशन ड्यू है। सो अगर वो ड्यू है फॉर एग्जांपल आफ्टर अप्रैल, आपने करंट ईयर के अकाउंट्स सबमिट करने होंगे जो हैं 2020, 2021। अगर उससे पहले है आप 1920 के लगाएंगे, उसके साथ आपने लगाने हैं 12 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट्स। जो तीसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि इसमें अगर कोई इनकम एग्जेम्पशन है या नहीं, होम ऑफिस ने एग्जेम्पशन दी हुई है कि फ्रॉम मार्च 2020 तो लेके 31 अगस्त 2021 अगर आपकी इनकम में कोई ड्रॉप हुआ था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और उससे पहले बिफोर दैट टाइम आप इनकम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। सो अगर आप अभी फरलो ग्रांट्स ले रहे हैं या आपकी इनकम में ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, अगर आप उससे पहले इनकम रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे थे, उसका हवाला दे के आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी अपने फ़ोन पर जाएँ और यूट्यूब पर जाएँ, और यूट्यूब में जाके सर्च बॉक्स में डालें कामरान एजाज, वहाँ मेरी पिक्चर आ जाएगी, और वहाँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो भी आपका सवाल है आप कमेंट्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 तो लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ विनिस टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।